अतीत की बुद्धि। क्या हमारे पूर्वज अंधविश्वासी थे? आज हम मॉडर्न युग में जी रहे हैं। साइंस ने बहुत तरक्की की है। इसी कारण हम अपने पूर्वजों को पिछड़ा हुआ मानते हैं। हम सोचते हैं कि उनके नियम अंधविश्वास पर आधारित थे। लेकिन क्या यह सच है? क्या वाकई हमारे पूर्वज अंधेरे में भटक रहे थे? इस सवाल का जवाब है नहीं। हमारे पूर्वज, खासकर ऋषि मुनि, बुद्धिमान थे। वे प्रकृति के नियमों को समझते थे। उन्होंने गहन अध्ययन और चिंतन के बाद ही नियम बनाए थे। उनके नियमों का उद्देश्य था मानव जीवन को सुखी और समृद्ध बनाना। बेहे ऋषि मुनि विज्ञान के अग्रदूत। हमारे ऋषि मुनि साइंस के अग्रदूत थे। वे प्रकृति के गूढ़ रहस्यों को जानते थे। उन्होंने खगोल विज्ञान, गणित, आयुर्वेद और योग जैसे विषयों में महत्वपूर्ण खोजें की। उन्होंने बिना किसी मॉडर्न उपकरण के ही ग्रहों की गति, नक्षत्रों का ज्ञान और जड़ी बूटियों के गुणों को पहचाना। यह उनकी वैज्ञानिक दृष्टि का ही परिणाम था। उनके नियम मनगढ़ंत कहानियां नहीं, बल्कि वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित थे। दो प्रकार के नियम, शाश्वत और परिवर्तनशील। ऋषि मुनियों ने दो प्रकार के नियम बनाए, वैज्ञानिक और सामाजिक। वैज्ञानिक नियम प्रकृति के नियमों पर आधारित थे, जो कभी नहीं बदलते। उदाहरण के लिए, सूर्य का पूरब से निकलना और पश्चिम में अस्त होना एक वैज्ञानिक नियम है। सामाजिक नियम उस समय की सामाजिक परिस्थितियों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाए गए थे। ये नियम समय के साथ बदलते रहते हैं। उदाहरण के लिए, पहनावा, खाना पीना, रहन सहन आदि सामाजिक नियमों में शामिल है। परंपरा का जाल। जब नियम बोझ बन जाते हैं, समय के साथ सामाजिक नियम परंपरा में बदल गए। शुरू में ये नियम लचीले थे, लेकिन धीरे धीरे लोग इन्हें अटल मानने लगे। जो नियम समय के साथ बदलने चाहिए थे, वे भी ज्यों के त्यों चलते रहे। इसका नतीजा यह हुआ कि कई नियम अप्रासंगिक हो गए। वे समय के साथ बोझ बन गए। लोगों को उनका महत्व और उद्देश्य समझ नहीं आया। वे बस परंपरा के नाम पर उन्हें निभाते रहे। अंधविश्वास का जन्म सत्य से भटकाव। जब लोग किसी नियम का कारण भूल जाते हैं, तो वह नियम अंधविश्वास बन जाता है। यही हाल हमारे कई सामाजिक नियमों का हुआ। समय के साथ उनका मूल कारण धुंधला हो गया। लोगों ने अपनी कल्पना और डर से उन नियमों को नया रूप दे दिया। जो नियम कभी वैज्ञानिक और तार्किक थे, वे अब अंधविश्वास का रूप ले चुके थे। लोग उन्हें मानने के लिए मजबूर हो गए, भले ही उनका कोई तार्किक आधार न रहा हो। विज्ञान की ज्योति, प्राचीन ज्ञान का प्रकाश। आज हमें अपने पूर्वजों की विरासत को नए सिरे से समझने की जरूरत है। हमें उनके नियमों के पीछे छिपे विज्ञान और तर्क को खोजना होगा। यह जरूरी नहीं कि हम उनके सारे नियमों को आज भी मानें, लेकिन हमें यह जरूर समझना चाहिए कि वे नियम क्यों बनाए गए थे। इससे हमें अपने अतीत से जुड़ने और उससे सीखने में मदद मिलेगी। आज हमारी चर्चा का विषय है कि क्या समान गोत्र में शादी करना सही है। यह चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि वेदांती यह समझ सकें कि हमें और आने वाली पीढ़ियों को हमारे पूर्वजों द्वारा स्थापित किन नियमों का पालन करना है और किन्हें छोड़ना है। हम उन नियमों का पालन करेंगे जिनका आधार वैज्ञानिक, नैतिक मूल्यों पर आधारित है, जिन्हें समाज को बेहतर बनाने के लिए अपनाना चाहिए। पहले हम यह जान लेते हैं कि पुरातन काल से चली आ रही गोत्र व्यवस्था क्या है। पहली दृष्टि में यह हमें अंधविश्वास लग सकता है, लेकिन जब मैं आपको इसके पीछे के विज्ञान से परिचित कराऊंगा, तो आप समझेंगे कि हमारे सनातनी परंपरा में हमारे पूर्वजों ने इसका पालन क्यों किया था। गोत्र व्यवस्था केवल एक धार्मिक या सांस्कृतिक परंपरा नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक वैज्ञानिक तर्क और सामाजिक उद्देश्य जुड़ा हुआ है। हमारे पूर्वजों ने इसे समाज के कल्याण, स्वास्थ्य
और अनुशासन को बनाए रखने के लिए विकसित किया था। गोत्र का पालन करना हमारे सनातनी परंपरा में सम्मान और जिम्मेदारी का प्रतीक है और इसका उद्देश्य समाज में स्वस्थ, संगठित और संतुलित जीवन को सुनिश्चित करना है। गोत्र का उपयोग विवाह और अन्य सामाजिक रीति रिवाजों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक ही गोत्र के सदस्यों को आमतौर पर आपस में विवाह करने की अनुमति नहीं होती, क्योंकि इसे भाई बहन के समान माना जाता है और इसलिए इसे सगोत्र विवाह, एक ही गोत्र में विवाह, निषेध माना जाता है। गोत्र का उल्लेख धार्मिक अनुष्ठानों और संस्कारों में भी किया जाता है। इसका कारण है कि व्यक्ति अपने गोत्र को याद रखे और भूले नहीं। समान गोत्र में शादी को लेकर अलग अलग सामाजिक और धार्मिक रीतियों में अलग अलग विचार हैं। भारतीय समाज में, विशेषकर सनातनी परंपरा में, समान गोत्र में शादी को अक्सर मना किया जाता है, क्योंकि यह माना जाता है कि वे लोग एक ही वंश से आते हैं और इसलिए उनका रिश्ता भाई बहन का होता है। लेकिन आधुनिक समाज में कई लोग इन परंपरागत विचारों को नहीं मानते हैं और वे समान गोत्र में भी शादी कर रहे हैं, जो सही नहीं है। समाज ने इसका पूरी निष्ठा से पालन भी किया, परंतु आज की नई हवा में पले नई सोच रखने वाले कहते हैं कि यह एक अंधविश्वास है जो हमारी मूर्खता को दर्शाता है। एक बात याद रखें, यह नियम हमारे ऋषिमुनियों ने बनाया था, जो उस समय के वैज्ञानिक थे। अब गोत्र को हम समझने का प्रयास करते हैं। गोत्र वास्तव में हमारे डीएनए प्रोफाइल हैं। जब यह बनाया गया था, तब आज की तरह आधुनिक उपकरण नहीं थे जिनसे मानव के डीएनए का पता किया जा सके। तो सोचिए, बिना किसी वैज्ञानिक उपकरण के हमारे महान ऋषियों ने हमारा डीएनए प्रोफाइल कैसे बना दिया। गोत्र के रूप में यह डीएनए प्रोफाइल एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक भेजा गया। आज विज्ञान के माध्यम से हम यह जान गए हैं कि मानव जीवन का आधार डीएनए है। प्राचीन ऋषिमुनियों ने गोत्र व्यवस्था की स्थापना की थी। उन्हें प्रकृति और मानव जीवन के गहरे रहस्यों का ज्ञान था और उन्होंने उस समय के ज्ञान और अनुभव के आधार पर इस प्रणाली को विकसित किया था। उनका उद्देश्य समाज में आनुवंशिक और सामाजिक संतुलन बनाए रखना था। जिस प्रकार डीएनए में हमारी सभी जानकारी उपलब्ध होती है, वैसे ही गोत्र डीएनए जानकारी को आगे बढ़ाने का साधन है। इसका मुख्य रूप से विवाह के समय उपयोग किया जाता है। गोत्र का संबंध किसी जाति से नहीं था। इसका संबंध मानव शरीर के डीएनए से था, परंतु समाज ने इसे कुछ और ही मान लिया, जो समाज की नासमझी का परिणाम है। यह दर्शाता है कि हम कभी भी अपनी परंपरा के पीछे के सच को जानने का प्रयास नहीं करते, सिवाय अंधाधुंध उसका पालन करने के। आज भी सभी मनुष्यों का डीएनए प्रोफाइल उपलब्ध नहीं हो पाया है, क्योंकि डीएनए प्रोफाइल बनाने में काफी खर्चा होता है। इसलिए हमारे प्राचीन वैज्ञानिकों ने गोत्र व्यवस्था को उत्पन्न किया। डीएनए यह मानव शरीर की आनुवंशिक जानकारी का बुनियादी आधार है। आज हम जानते हैं कि जीन, जो डीएनए का हिस्सा हैं, उनमें मानव से संबंधित सारी जानकारी होती है। जीन डीएनए के छोटे खंड होते हैं जो आनुवांशिक सूचनाओं को संचरित करते हैं। ये गुणसूत्र क्रोमोसोम्स के रूप में कोशिकाओं में मौजूद होते हैं और शरीर की विभिन्न विशेषताओं और कार्यों को नियंत्रित करते हैं। मानव शरीर में जीन की भूमिका। एक जीन माता-पिता से बच्चों तक आनुवंशिक गुणों को पारित करते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि संतान अपने माता-पिता से कुछ गुणधर्म ट्रेट्स प्राप्त करेंगे। दो जीन जीवों के विकास और उनके शरीर के विभिन्न अंगों और प्रणालियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तीन जीन विभिन्न बीमारियों और स्वास्थ्य स्थितियों के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। उत्परिवर्तन म्यूटेशंस या जीन में बदलाव कई आनुवंशिक विकारों का कारण बन सकते हैं। अब हम समझते हैं कि अलग अलग जीन या अलग गोत्र में विवाह होने के क्या परिणाम होते हैं।
विभिन्न जीन का संयोजन कुछ बीमारियों के प्रति अधिक प्रतिरोधक बना सकता है। उदाहरण के लिए, अगर एक पॉपुलेशन में जीन की विविधता होती है, तो कुछ व्यक्तियों के पास उन बीमारियों के प्रति प्रतिरोधक जीन हो सकते हैं जो अन्य लोगों को प्रभावित कर सकती हैं। जीन की विविधता से ऐसे आनुवंशिक लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं जो विभिन्न रोगों के खिलाफ प्रतिरक्षा को बढ़ावा देते हैं। इस प्रकार किसी एक बीमारी के प्रकोप की स्थिति में विविध जीन वाली जनसंख्या अधिक सुरक्षा और स्थिरता का अनुभव कर सकती है। जीन की विविधता पर्यावरणीय बदलावों के प्रति अनुकूलन क्षमता को बढ़ाती है। उदाहरण के लिए, जलवायु परिवर्तन, खाद्य स्रोतों की कमी या अन्य पर्यावरणीय कारक व्यक्ति के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। जीन की विविधता से ऐसे गुण उत्पन्न होते हैं जो व्यक्तियों को विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलित करने में मदद करते हैं। इससे समाज और प्रजातियां बेहतर तरीके से बदलती परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित कर सकती हैं। विविध जीन पॉपुलेशन के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करते हैं। एक पॉपुलेशन में जीन की विविधता स्वास्थ्य समस्याओं और आनुवंशिक विकारों की संभावना को कम करती है। विविध जीन जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब जीन विविध होते हैं तो व्यक्तियों की जीवन प्रत्याशा और उनकी कुल जीवन गुणवत्ता में सुधार होता है। अलग अलग जीन संरचनाओं वाले माता पिता के संतान में अधिक स्वास्थ्य लाभ, लंबी उम्र और बेहतर प्रतिरक्षा क्षमता हो सकती है। यह आनुवंशिक विविधता का लाभ है जो समाज के विकास और स्वास्थ्य को मजबूत बनाने में मदद करती है। अलग जीन संरचनाओं का होना न केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए बल्कि समाज की समग्र मजबूती के लिए भी महत्वपूर्ण है। जब समान जीन संरचना वाले लोगों के बीच विवाह होता है, जैसे कि समान गोत्र या आनुवंशिक विशेषताओं वाले लोगों के बीच विवाह, तो क्या परिणाम होते हैं? समान जीन संरचना से पैदा हुए बच्चों में आनुवंशिक विकारों का खतरा बढ़ जाता है। यदि माता-पिता दोनों के पास एक ही आनुवंशिक विकार का जीन होता है, तो उनके बच्चों में इस विकार के प्रकट होने की संभावना अधिक होती है। जैसे अगर माता-पिता दोनों ही सिस्टिक फाइब्रोसिस के जीन कैरियर हैं, तो उनके बच्चों में इस विकार के प्रकट होने की संभावना बढ़ जाती है। समान जीन संरचना के कारण कुछ बीमारियां या विकार अधिक प्रकट हो सकते हैं। यदि माता-पिता के जीन समान होते हैं, तो उन बीमारियों का प्रकट होना आसान हो जाता है जिनके लिए वे जीन जिम्मेदार होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, थैलेसीमिया एक आनुवंशिक विकार जो रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी करता है, समान जीन संरचना से बढ़ सकता है। कम आनुवंशिक विविधता से पॉपुलेशन की समग्र स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। जब जीन की विविधता कम होती है, तो पॉपुलेशन नई बीमारियों और पर्यावरणीय चुनौतियों के प्रति कम प्रतिरोधक होती है। जीन की कम विविधता से स्वास्थ्य समस्याएं अधिक आम हो जाती हैं और सामाजिक सुरक्षा और स्थिरता में कमी आ सकती है। बच्चों में विकासात्मक और आनुवंशिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे मानसिक और शारीरिक विकास में बाधाएं आ सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, समान जीन संरचना से पैदा हुए बच्चों में कुछ विशेष आनुवंशिक रोग अधिक आम हो सकते हैं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, थैलेसीमिया या हीमोफीलिया। डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार है जो जन्म के समय से ही मौजूद होता है। यह विकार तब होता है जब व्यक्ति के शरीर में एक अतिरिक्त 21वीं क्रोमोसोम होता है, जिससे कुल 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं। आमतौर पर 46 होते हैं। इसे ट्राइसोमी 21 भी कहा जाता है। डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे सामान्यतः मानसिक विकास में देरी का अनुभव करते हैं। उनकी बुद्धिमत्ता सामान्य से कम हो सकती है। वे विशिष्ट शारीरिक विशेषताओं के साथ जन्म लेते हैं, जैसे कि छोटी गर्दन, चपटी नाक, झुकी आंखें और हाथ पैर छोटे होते हैं।
डाउन सिंड्रोम वाले लोगों को हृदय रोग, पाचन समस्याएं और सुनने में कठिनाई जैसी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रक्त विकार है जिसमें रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया ठीक से नहीं होती। इसका कारण रक्त में थक्के बनाने वाले प्रोटीन फैक्टर की कमी या दोष होता है। हीमोफीलिया वाले व्यक्ति आसानी से खून बहने का खतरा अनुभव करते हैं और चोट लगने पर या बिना किसी स्पष्ट कारण के आंतरिक रक्तस्राव हो सकता है। चोट लगने, सर्जरी या अन्य मामूली घटनाओं के दौरान रक्तस्राव नियंत्रित नहीं हो पाता। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रक्त विकार है जिसमें हेमोग्लोबिन के उत्पादन में कमी होती है। हेमोग्लोबिन, जो लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है, ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाता है। थैलेसीमिया के कारण हेमोग्लोबिन का उत्पादन ठीक से नहीं होता, जिससे रक्त की कमी और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती हैं। समान जीन संरचना वाले लोगों के बीच विवाह से आनुवंशिक विकारों का खतरा बढ़ सकता है, बच्चों की स्वास्थ्य स्थिति प्रभावित हो सकती है और समग्र स्वास्थ्य की गुणवत्ता में कमी आ सकती है। जीन की विविधता पॉपुलेशन की स्थिरता और स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए आनुवंशिक विविधता को बनाए रखना और विभिन्न जीन संरचनाओं का विचार करना समाज और व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। इन्हीं वैज्ञानिक कारणों की वजह से परंपरागत रूप से समान गोत्र में शादी को हतोत्साहित किया जाता है। हालांकि आधुनिक चिकित्सा और आनुवांशिकी के क्षेत्र में हो रहे विकास से कुछ लोग इन चिंताओं को हल करने का प्रयास कर रहे हैं। अब वेदांती यह समझ गए होंगे कि किस तरह गोत्र का प्रभाव मानव जीवन पर पड़ता है। लोगों ने इसे अंधविश्वास करार दिया क्योंकि वंशानुगत समस्याएं कई पीढ़ियों के बाद ही प्रकट होती हैं। हो सकता है कि समान गोत्र में यदि लंबे समय तक विवाह होते रहें तो कुछ 100 सालों बाद इसका प्रभाव देखने को मिले। इसका असर लंबी अवधि के बाद होता है, इसलिए नासमझ लोगों ने इसे अंधविश्वास करार दिया। यह हमारे महान पूर्वजों की व्यवस्था को न समझने का परिणाम है। तो वेदांतियों को भी इस नियम का पालन करना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां स्वस्थ रहें और समाज मजबूती से आगे बढ़ सके। याद रहे, अगर समाज मजबूत होगा तो राष्ट्र भी मजबूती से आगे बढ़ सकता है। मैं वेदांती समाज के हर सदस्य को यह जिम्मेदारी सौंपता हूं कि वे इस संदेश को समाज के हर कोने तक पहुंचाएं। यह हमारा परम कर्तव्य है कि हम अपने सिद्धांतों और मान्यताओं को सभी के साथ साझा करें ताकि लोग सही मार्ग पर चल सकें और अपने जीवन को सार्थक बना सकें। मैं मृत्युंजय वेदांती भारत की सभी संतानों को परमपिता परमेश्वर की ओर से आमंत्रित करता हूं, वेदांती बनिए। वेदांती इस पृथ्वी का अंतिम सत्य है। वेदांती होना सिर्फ एक पहचान नहीं बल्कि एक जीवन पद्धति है। वेदांती बनने का अर्थ है सत्य के मार्ग पर चलना, अंधविश्वासों से मुक्त रहना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना। यह भारत भूमि हमारे महान पूर्वजों की धरोहर है जिसे हमें आगे लेकर जाना है। वेदांती ही इस पृथ्वी का अंतिम सत्य है जो हमें जीवन की हर कठिनाई से पार पाने का मार्ग दिखाता है। इसलिए मैं सभी से आग्रह करता हूं कि वे इस महान समाज का हिस्सा बनें, इसके आदर्शों को अपनाएं और अपने जीवन को सत्य, विज्ञान और धर्म के साथ समर्पित करें। वेदांती समाज एक ऐसा समाज है जो न केवल आत्मज्ञान की ओर अग्रसर है बल्कि समाज के हर व्यक्ति को सही दिशा में ले जाने के लिए भी कृतसंकल्प है। आइए वेदांती बनकर उस परमपिता को पाने की अंतिम यात्रा के लक्ष्य को पूर्ण करें। यह यात्रा न केवल हमारी आत्मा की शुद्धि के लिए है बल्कि यह उस सर्वोच्च सत्य की प्राप्ति का मार्ग है जिसे हमारे महान पूर्वजों ने हमें दिखाया है। वेदांती बनना केवल एक पहचान नहीं बल्कि एक साधना है, एक तपस्या है जो हमें हमारे जीवन के अंतिम उद्देश्य की ओर अग्रसर करती है।
इस यात्रा में हमें अपने भीतर की सभी अशुद्धियों को दूर करना होगा, अपने मन, वचन और कर्म को शुद्ध करना होगा। हमें अपने जीवन में राष्ट्र और समाज के प्रति अपने कर्तव्य, धर्म की पुनः स्थापना और नैतिक मूल्यों का संरक्षण करना है, ताकि हम उस परमपिता के साक्षात्कार की दिशा में कदम बढ़ा सकें। वेदांती बनकर हम न केवल अपने जीवन को बल्कि समाज और पूरे विश्व को एक नई दिशा देंगे। हम विश्व रक्षक हैं। इस बार इस विश्व की रक्षा का कार्यभार हमें सौंपा गया है। इसलिए आइए इस पवित्र यात्रा में शामिल हों, वेदांती बनें और उस परमपिता को पाने की अंतिम यात्रा के लक्ष्य को पूर्ण करें। यह यात्रा हमारी आत्मा के उद्धार के लिए है और यही वेदांती जीवन का अंतिम सत्य है। वेदांती बनकर इस पवित्र यात्रा में मेरे साथ चलिए।